हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। थ्री डी ज्योमेट्री, शॉर्ट में थ्री डी ज्योमेट्री बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो बेटा, इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्री डी ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, फिर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये चार टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये थ्री डी ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है ये सब, और इसके बारे में आपको थ्री डायमेंशनली आपको स्टडी करना है। ठीक है, थ्री डायमेंशन में इन सब चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैं ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चा के लिए और जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहा है उन सब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये हमको चैप्टर समझ में नहीं आता है, कितना भी हम लोग तो पढ़ते हैं। पर मैं बता दूं कि आज जो है इस लेक्चर को देखने के बाद आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। हम लोग एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आओ हम देखते हैं थ्री डी ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसका जो कुछ बेसिक होता है, जैसे टू डायमेंशनल होता है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका 2D हो गया। तो टू डायमेंशन में किसी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से एक्स वाई से, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। तो उसी तरह से अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल। इसमें एक और डायमेंशन बढ़ जाएगा, एक्स वाई, और एक बढ़ जाएगा जेड। तो जो हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें 3 नंबर आएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, अब जेड कोऑर्डिनेट हो गया। तो बेटा इसी को बोला जाता है थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन के अंतर्गत ये पॉइंट हो गया। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? अच्छा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? फिर सेक्शन फॉर्मूला इसका क्या होता है? थ्री डायमेंशन में उसका सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? और उसके बाद दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? हम लोग टू डायमेंशन में डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मूला, इन सब चीज के बारे में जान चुके हैं। तो थ्री डायमेंशन में जो डिस्टेंस होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मान लो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ये x1 y1 z1, और ये पॉइंट हो गया x2 y2 z2। तो बच्चों ये जो PQ हो जाएगा डिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। दूसरा है आपको सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, मान लेते ये पॉइंट है x1 y1 z1, और ये पॉइंट Q है x2 y2 z2। और ये जो है, अच्छा, इसमें हम लोग क्या पढ़ते थे? सेक्शन
टू डायमेंशन जो होता है, ये मान लो एक सी पॉइंट ऐसा है जो पी क्यू को एम और एन के रेशियो में इसको डिवाइड करता है, इंटरनली इसको डिवाइड करता है। जब इंटरनली डिवाइड करता है तो ये जो पॉइंट सी है, सी पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये होता है यहां से देखो x1n और फिर x2m, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, n को x1 से, m को x2 से। बच्चों ये हो जाएगा n x1 प्लस m x2 और बट्टा में लिखेंगे n प्लस m। ठीक है, फिर ny1 प्लस my2 और बट्टा में लिखेंगे m प्लस n। फिर nz1 प्लस mz2 बट्टा में लिखेंगे m प्लस n। बच्चों ये पॉइंट आपको पॉइंट सी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला टू डायमेंशन में। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये आपको समझ में आ गया, nx1 mx2 ny1 my2 nz1 mz2 और बटा में m प्लस n m प्लस n m प्लस n। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया, z कोऑर्डिनेट हो गया। पी क्यू, बच्चों जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, मान लो इसका ये पोजीशन वेक्टर है x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर आपको पता होगा, ये पोजीशन वेक्टर हो गया OP OQ और ये पॉइंट C है जो m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो C का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा OC। ठीक है, तो जो OC है, C का पोजीशन वेक्टर ऑफ C। बच्चों इसमें क्या करना है, मान लो ये वेक्टर आपका A है और ये वेक्टर आपका B है, तो MB यहां से ऐसे मल्टीप्लाई करना, MB प्लस NA और बटा में लिख देंगे m प्लस n। तो ये C का पोजीशन वेक्टर है, मतलब OC आपको निकल गया, OC। ये जो OC है ये C का पोजीशन वेक्टर है। तो C का पोजीशन वेक्टर निकालना आपको बहुत आसान है, m को B से मल्टीप्लाई करेंगे, n को A से मल्टीप्लाई करेंगे और बटा में m प्लस n लिख देंगे। ठीक है, बच्चों थ्री डायमेंशन में अब हम देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। अब मान लेते हैं कि
ये ओरिजिन से एक वेक्टर पास कर रहा है इस तरह से। इस वेक्टर को मान लो ये वेक्टर आर है, ओपी, ठीक है। और ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ ये आपको गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो वेक्टर हो गया जो पास कर रहा ओरिजिन से, तो बच्चों ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। अल्फा बीटा क्या हो गया? अल्फा बीटा गामा, ये आपका हो गया डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल, ठीक है। और इसका जब हम कॉस लेंगे, कोसाइन जब इसको लेंगे, जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। मतलब ये हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। बेटा इसी को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जहां अल्फा बीटा क्या है? ये वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, और गामा पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है। तो इसका जो हम लोग कोसाइन लेते हैं ना, उसी को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको इससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और ये बराबर होता है एम, और ये बराबर होता है एम से। मतलब एल से रिप्रेजेंट करते हैं कॉस अल्फा को, एम से रिप्रेजेंट करते हैं कॉस बीटा को, एन से रिप्रेजेंट करते हैं कॉस गामा को। मतलब एल एम एन, ये आपका क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन। एल एम एन आपका क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइंस। तो बेटा ये समझ में आ गया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, अगर हम इसका डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं, मान लो इस डायरेक्शन को हम इस डायरेक्शन में कर देते हैं, अपोजिट ऐसे, ठीक है। इस वेक्टर को हम उल्टा कर दिए, तो अल्फा एंगल आपका कितना हो जाएगा? जो एक्स एक्सिस के साथ है वो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और वो हो जाएगा पाई माइनस बीटा, और हो जाएगा पाई माइनस गामा। अब बेटा इसका जब हम कॉस लेंगे, तो कॉस पाई माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस अल्फा, फिर कॉस पाई माइनस बीटा, तो माइनस कॉस बीटा, फिर कॉस पाई माइनस गामा, तो माइनस कॉस गामा। मतलब कि यहाँ पे हो गया माइनस एल, माइनस एम और माइनस एन। तो डायरेक्शन कोसाइंस का एक सेट हो गया एल एम एन, और दूसरा सेट हो गया माइनस एल माइनस एम माइनस एन, ठीक है। तो ये किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन को, ये वेक्टर क्या है, ठीक है, इसका ये किसी लाइन का एक पार्ट ही होता है, डायरेक्टेड लाइन उसको बोला जाता है ना। कोई डायरेक्टेड लाइन है, उसी का एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जैसे मान लो कि ये कोई लाइन है, ठीक है, इसी का एक पार्ट है ये पी क्यू, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब इसका डायरेक्शन हम इधर भी ले सकते हैं, और इसका डायरेक्शन हम इधर भी ले सकते हैं, दोनों तरफ इसका डायरेक्शन हम लोग ले सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्टेड
लाइन सेगमेंट का ये वेक्टर क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, मतलब जो डायरेक्टेड लाइन है उसी का एक पार्ट है। तो ये डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, इसको हम लोग इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्शन किसी भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का आपका दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होता है। एक होता है एल एम एन, दूसरा होता है माइनस एल माइनस एम माइनस एन। अब बच्चों देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज any three lines, any three number which are proportional to the direction cosines of a line are called डायरेक्शन रेशियोज। बच्चों कह रहा कोई भी थ्री नंबर्स जो किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, और जनरली इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए बी सी से। जो डायरेक्शन रेशियोज है उसको हम लोग ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन आपका हो गया एल एम एन। अब ये जो है इसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एल बट्टा ए बराबर एम बट्टा बी बराबर एन बट्टा सी। इसको मान लेते हैं लैम्डा। तो एल ए के प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब एल बराबर हो गया लैम्डा ए, एम बराबर हो गया लैम्डा बी और एन बराबर हो गया लैम्डा सी। तो एल ए के प्रोपोर्शनल हो गया, एम बी के प्रोपोर्शनल हो गया, एन सी के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो कोई भी तीन नंबर जो एल एम एन के प्रोपोर्शनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, अब ये लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, मतलब अनंत होता है। तो जो डायरेक्शन रेशियोज होता है, किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर the number of direction ratios of a line या वेक्टर are
सॉरी इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज होता है वो इनफाइनाइट होता है। जैसे मान लो कि किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 2 4 है, तो ये 2 4 8 भी हो सकता है, ये 3 6 और 12 भी हो सकता है, ये 4 -4 -8 -16 ये भी हो सकता है। तो बहुत सारा आपको डायरेक्शन रेशियोज मिलेगा, बट डायरेक्शन कोसाइंस जो होता है वो यूनिक होता है। किसी भी लाइन का वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो यूनिक होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज आपको अनंत होता है बच्चों, बहुत सारा, बहुत, ठीक है, वो यूनिक नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन क्या होता है, एल एम एन में रिलेशंस क्या होता है। तो देखो बच्चों, रिलेशन जो होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, एल एम और एन के बीच में ये रिलेशन होता है। मतलब ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, या इससे हमको अगर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कर देंगे, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगर गामा कर देंगे, तो बच्चों ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, ये आपको मिलेगा। ठीक है, साइन लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, कॉस लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया। जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसके बीच में ये रिलेशन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब चूंकि हम जानते हैं कि एल बराबर होता है लैम्डा ए, एम बराबर होता है लैम्डा बी, एन बराबर होता है लैम्डा सी। अब ये वैल्यू हम अगर इसमें पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 1। इसमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 1। तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया, 1 बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इतना आ जाएगा। और यहाँ से लैम्डा आपको मिलेगा प्लस माइनस 1 बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बच्चों ये लैम्डा का वैल्यू मिल गया। लैम्डा का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिलेगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए बटा रूट अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ से मिलेगा प्लस माइनस बी बटा रूट अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर यहाँ आपको मिलेगा प्लस माइनस सी बटा रूट अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपको डायरेक्शन को रेशियोज पता है तो हम इससे जो है डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन जो है उसका दो सेट होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस यूज किया गया है। तो एल अगर निकालना है, ए बी सी आपका डायरेक्शन रेशियोज है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम बराबर हो जाएगा प्लस माइनस बी बटा रूट अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एन बराबर हो जाएगा प्लस माइनस सी बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये जो है आपको डायरेक्शन कोसाइंस इससे मिलेगा।
तो ये रिलेशन हो गया डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, हाँ एक चीज और इसको ध्यान में रखना आपको कि अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है, ये आपको डायरेक्शन कोसाइंस है, तो बच्चों इसको जो है हम लोग एक यूनिट वेक्टर के रूप में, देखो एम यूनिट वेक्टर के रूप में इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। मान लो के ये यूनिट वेक्टर है, तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। बेटा एल एम एन जो है ये आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट बन जाता है। और ये जो वेक्टर आपको मिलता है ये आपको एक यूनिट वेक्टर मिलता है। एल आई एम जे प्लस एन के जो मिलता है ये क्या, एक यूनिट वेक्टर है ना। दूसरा है, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है, डायरेक्शन रेशियोज मान लो ए है, बी है, सी है, तो इससे एक वेक्टर आपको मिलेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं पी। इससे आपको एक वेक्टर मिलेगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये एक वेक्टर आपको मिलता है। तो कोई भी वेक्टर अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आई जे के का जो कोफिशिएंट है वो आपका डायरेक्शन रेशियोज होता है। जैसे मान लो कि कोई वेक्टर हमको इस तरह से दिया हुआ है 2i प्लस वेक्टर एक्स है 3j प्लस 4k, ये एक वेक्टर है। तो बच्चों 2 3 4 जो होगा ये इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, ठीक है। और मान लो कि आपको कोई यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, मान लो ये आपको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है 2i 3j प्लस 4k। तो ये 2 3 4 जो है ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस इससे मिलेगा। समझ में आ रही बात। अगर कोई वेक्टर इस कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो ये जो नंबर है स्केलर ये आपको डायरेक्शन रेशियोज देगा। और अगर यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ है तो ये आपको जो नंबर है ये आपको बताएगा डायरेक्शन कोसाइंस बताएगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो हम यूनिट वेक्टर निकालना जानते हैं, कोई वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है ए 3i माइनस 2j प्लस 4k, ठीक है बच्चों, ये वेक्टर दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोस रेशियोज कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 3 माइनस 2 4, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया। अब अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालना चाहते हैं तो अभी जो एक फॉर्मूला बताए थे उससे हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा है हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, ये यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं बट्टा मोड ए। तो वेक्टर हो गया 3i माइनस 2j प्लस 4k और फिर इसका मोड 9 प्लस 4 प्लस 16। तो बच्चों ये आ गया 3i और 9 4 13 13 और 16 29, 13 16 29, तो हो गया रूट अंदर 29। इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं इस तरह से, माइनस 2j
रूट अंदर 29 प्लस 4k और रूट अंदर 29। तो बच्चों ये जो आपको मिला है, ये जो आपको मिला है, ये जो आपको मिला है, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया। 3 बटा इतना माइनस 2 बटा इतना 4 बटा अंडर रूट, ये आपको क्या मिला? डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। तो ये आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यदि आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट का ये देखो, एक पॉइंट यहाँ P है, एक पॉइंट यहाँ Q है, ये x1 y1 z1, ये आपको x2 y2 z2 है। ठीक है, ये लाइन है। अब जो है ये मान लो कि इसको हम वेक्टर बना देते हैं इस तरह से, ये वेक्टर हो गया पी क्यू। अब इस पी क्यू वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, बच्चों इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये आपका डायरेक्शन रेशियोज निकल गया। तो जब भी 2 पॉइंट आपको दिया हुआ इस तरह से, उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3 डायमेंशन में ये है, तो जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो इसे मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है 2 3 4 और ये आपको दिया हुआ है -1 -2 3। तो बच्चों इसका डायरेक्शन रेशियोज कितना हो जाएगा? -1 इसमें घटा देंगे, -1 -2, -2 में ये घटा देंगे, -2 -3, 3 में 4 घटा देंगे, 3 -4। तो बच्चों ये हो गया -3 -5 और -1, ये आपका डायरेक्शन रेशियोज निकल गया इस वेक्टर का, पीक्यू वेक्टर का ये डायरेक्शन रेशियोज निकल गया। अब इससे हम डायरेक्शन कोसाइंस को भी फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और इसके मोड से मतलब इसके डिस्टेंस से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब यहां लिख देंगे पी क्यू और हो जाएगा y2 माइनस y1 मोड ऑफ पी क्यू, z2 माइनस z1 मोड ऑफ पी क्यू। बच्चों ये आपको निकल जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब इसका डिस्टेंस पी क्यू जो डिस्टेंस निकालेंगे। अब डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं इस तरह से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर, इसी से आपको इसमें डिवाइड करना है x2 माइनस x1 और इसका डिस्टेंस। तो ये आपको निकल जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स in terms of direction cosines or ratios, in terms of direction cosines
एंड डायरेक्शन रेशियोज। जो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो मान लो कि ये दो वेक्टर आपको दिया हुआ है। एक वेक्टर इसको मान लेते हैं P, ठीक है, और ये वेक्टर आपका हो गया AI BJ प्लस CK, इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा वेक्टर जो है इसको हम लोग Q मानते हैं, A2I B2J C2K। तो बेटा ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वेक्टर्स। अब करा इसके इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ये A1 B1 C1 क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियोज हो गया। A2 B2 C2 क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज हो गया। अभी हम बताए थे कि कोई वेक्टर अगर इस कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो जो स्केलर क्वांटिटी ये है ये आपका डायरेक्शन रेशियोज होता है, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल अगर हम फाइंड करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस थीटा बराबर, देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, P डॉट Q, तो ये होता है मोड ऑफ P मोड ऑफ Q कॉस थीटा। इसी से आपको एंगल मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू P डॉट Q और बटा में मोड ऑफ P और मोड ऑफ Q। अब P डॉट Q करेंगे तो इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और इसका मोड क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और फिर Q का मोड क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो बच्चों ये एंगल निकल गया आपको। ये किस टर्म्स में निकला, डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में निकला। तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज आपको पता हो, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में निकला। डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको पता है तो हम इस तरह से एंगल फाइंड कर सकते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और बटा में फिर रूट अंदर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, फिर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर का रूट। तो इससे आपको एंगल मिल जाएगा। तो ये तो डायरेक्शन रेशियोज में आ गया। अब मान लो कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वेक्टर P का जो डायरेक्शन कोसाइन है इसको मान लेते हैं L1 M1 N1, और ये जो Q है ये P का डायरेक्शन कोसाइन है, Q का डायरेक्शन कोसाइन इसको मान लेते हैं L2 M2 N2। अब बच्चों P अभी हम बताया था कि जो L1 M1 N1 को जब हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर ये ऐसे हो जाएगा। यूनिट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, L1I प्लस M1J प्लस N1K, और Q का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, L2I प्लस M2J प्लस N2K। अब इससे हम जब निकालेंगे cos थीटा तो बेटा ये हो जाएगा P डॉट Q और इसका मोड प्लस इसका मोड। अब इसको करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और बच्चों जब इसका हम लोग मोड लेंगे तो मोड में क्या होगा, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर बराबर होता है 1, तो इसके बटा में कुछ नहीं आएगा, ये 1 हो जाएगा, सिर्फ ये आपको मिलेगा क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे cos थीटा L1 L2 M1 M2 N1 N2 मिल गया। तो बच्चों ये डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया, और ये डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया। अब देखते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, मतलब दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन। परपेंडिकुलरिटी कंडीशन, तो देखो cos थीटा बराबर ये होता है L1 L2 प्लस M2 प्लस N1 N2। बच्चों थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो ये तो जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो थीटा इसका अगर 90 डिग्री है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये आपका कंडीशन हो गया, परपेंडिकुलर होने का ये कंडीशन है, ठीक है। उसी तरह ये डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में हो गया। अगर हम इसको डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा? वहां पे डायरेक्शन, वहां पे आपका हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो। ये डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में ये कंडीशन हो जाएगा परपेंडिकुलर होने का। ये फर्स्ट। दूसरा है पैरेलल होने का, ठीक है, टू बी पैरेलल। पैरेलल होने का क्या कंडीशन होगा? तो पैरेलल होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए? थीटा डिग्री 0 डिग्री होना चाहिए। तो बेटा इससे जो पैरेलल होने का जो कंडीशन मिलता है ये L1 बट्टा L2 बराबर M1 बट्टा M2 बराबर N1 बट्टा N2, ये आपको कंडीशन मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में हो गया। रेशियो में A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, ये डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में हो गया। तो इस कंडीशंस को आपको याद रखना है। पैरेलल होने का ये कंडीशन हो गया और परपेंडिकुलर होने का ये कंडीशन हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन passing through the points A -2 4 -5 and B 1 2 3। बच्चों ये दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है तो इसका आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना। इसका आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। तो अभी हम पढ़े थे कि दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का या वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो इसका निकालेंगे ए बी, मतलब ये डिस्टेंस निकालेंगे ए बी। 1 में से इसको घटा देंगे 3,
3 का स्क्वायर, और 2 में 4 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, 3 में इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 + 4 + 64। तो बच्चों हो गया 9 4 13, 13 और 4 13 4 17, 6 77। तो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, अब इसमें से इसको घटाएंगे 1 + 2 और बटा में लिख देंगे इसका ये वैल्यू, फिर 2 में से इसको घटाएंगे 2 - 4 और बटा में मोड का वैल्यू, फिर 3 में से इसको घटा देंगे तो 3 - 5 और हो जाएगा इतना। तो बच्चों ये आपको डायरेक्शन रेशियोज निकल, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है शो डैट द पॉइंट 2 3 - 4 1 - 2 3 and C 3 8 - 1 are collinear। बच्चों इसको कॉलिनियर सिद्ध करना है, शो करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है कॉलिनियर है। ठीक है, कॉलिनियर का मतलब क्या हो गया, पैरेलल। ठीक है, चाहे एक ही डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, या फिर एक सेम लाइन हो, एक ही लाइन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ये आपको कॉलिनियर सिद्ध करना, शो करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है कॉलिनियर है। तो इसको हम लोग बहुत तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। पहले डिस्टेंस के आधार पे कर सकते हैं, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए सी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए बी प्लस बी सी, फिर आपको ए बी प्लस बी सी बराबर अगर आ जाएगा ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के कर सकते हैं, या फिर डायरेक्शन रेशियोज निकाल के कर सकते हैं। तो ए बी जो लाइन है, ए बी को मिलाने वाला जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियोज कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। अभी हम क्या बताए थे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 - 2, इसमें से इसको घटाएंगे -2 - 3, इसमें से इसको घटाएंगे 3 - 4, तो बच्चों ये आ जाएगा -1 -5 और 7। तो ए से बी को मिलाने वाला जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो जो आपको आ गया वो -1 5 इतना आ गया। अब बी से सी को मिलाते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, अब इसका कितना आएगा 3 - 1, डायरेक्ट लिख देते हैं 2, 8 - 2, तो ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, और -1 में इसको घटाएंगे कैसे लिखा गया 3 8 - 1, तीन
1 2 तो -1 माइनस 3 में -4 7 -1 -5 7। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें घटाएंगे BC तो 3 में से घटा देंगे 2 आ गया। 8 में से 2 घटा देंगे 10 आ जाएगा। और -1 है, -14। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है। 1 में 2 -2 में 3 माइनस करेंगे तो -5 आएगा। 3 में इसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर को ये क्वेश्चन ये होना चाहिए -1, तो हो जाएगा -2 और यहाँ पे होना चाहिए -8। यहाँ पे आपको होना चाहिए यहाँ पे आपको होना चाहिए -12 और यहाँ पे होना चाहिए 17। बच्चों इस तरह का कुछ सवाल है, इसमें -1 इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको -2 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपको -10 और इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपको 14। इसमें कहीं पे मिस्टेक हो गया लिखने में क्वेश्चन को। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो है इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब ए बी बी सी के प्रोपोर्शनल है। ए बी का जो डायरेक्शन रेशियोज है और बी सी का जो डायरेक्शन रेशियोज है ये दोनों प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर ये प्रोपोर्शनल हो जाता है तो दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉलिनियर हो जाएगा, वो है ना, कॉलिनियर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी आर पैरेलल, सो दे आर। और उसके बाद फिर देखो बी दोनों में कॉमन है, ए बी से शुरू करते हैं और बी से सी शुरू करते हैं। ठीक है, तो ए बी हो गया फिर बी सी हो गया। ये दोनों क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन रेशियो दोनों प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया,
पैरेलल हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि वो एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन दोनों में पी पॉइंट जो है कोइंसाइड कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर proportional hence they are parallel but B coincides, B जो है दोनों में coincides करता है, एक ही जगह पे, hence A B C are collinear। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। फिगर फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विद डायरेक्शन रेशियोज 4 माइनस 3। दो वेक्टर्स है जिसका डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, एक का डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ 4 माइनस 3 5 और दूसरे का डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है 3 4 5। कह रहा बच्चों इसके बीच का एंगल फाइंड करो, तो इसको हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है, अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 4i माइनस 3j प्लस 5k, और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब cos थीटा क्या होता है, a डॉट बी बटा में हो जाएगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अब ए डॉट बी मतलब ये हो जाएगा चर तिया 12, यहाँ हो जाएगा -12, यहाँ हो जाएगा 25। बच्चों इसका मोड चर चौको 16 3 3 9 5 5 25 मतलब रूट अंदर 50, और ये भी हो गया रूट अंदर 50, ये कैंसिल हो गया बच्चों, हो गया 25 बट्टा, इसको कैसे लिखेंगे 5√2, 5 25 25 50 हो गया, ये आ गया यहाँ पे 1/2। cos थीटा का मान 1/2, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल निकल गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और फिर कॉन्सेप्ट को करने के बाद 3D का जितना भी कॉन्सेप्ट है, फिर शॉर्टेड डिस्टेंस का होता है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एस्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस्क्यू लाइंस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग सीबीएसई बोर्ड का, बिहार बोर्ड का बहुत सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे।